हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम EMRS भर्ती यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ये भर्ती 2023 में आई है और इसी के संबंध में एक टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में दिया गया है और इससे कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ ये सब किसी न किसी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये विगत परीक्षाएं केंद्र सरकार द्वारा ही आयोजित हैं। जैसे कि आप यहाँ नीचे देखिए KBS PRT में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो DSSB PRT में पूछा गया है। तो इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये भर्ती भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो मोर और लेस ये जो प्रश्न है इसी से संबंधित होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 100 के आसपास प्रश्न होंगे जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शिक्षण अभियोगिता से संबंधित विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। और जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ये बात हमने आपसे रिक्वेस्ट की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न विगत वर्ष में जो पूछे गए हैं। और ये है हमारा पहला प्रश्न, स्कूली शिक्षा में TLM का अभिप्राय क्या होता है। तो TLM का फुल फॉर्म पूछा है तो टीचिंग लर्निंग मिशन होता है। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये या दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। जो शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया अपनाया जाता है उसका मतलब क्या है कि गतिविधियों के माध्यम से सीखना, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है इसके माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये होता है हमारा अति सक्रिय रवैये का दृष्टिकोण। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। ये हैं पियाजे और वाइगोत्स्की। रचनावाद यानी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। इसके बाद ये देखिए DSSB PRT में पूछा गया है। इसके बाद विश्वविद्यालय 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई। किस विश्वविद्यालय में। तो हमारा विश्वविद्यालय है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। आप जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में कहाँ पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, इसको आप देखते रहिएगा। इसकी चर्चा मैं बार बार नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लग जाएगा। मैं केवल प्रश्न पढ़ूँगा और उसका उत्तर पढ़ूँगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि सूक्ष्म शिक्षण अवधि क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 36 मिनट। यानी सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है, तो 36 मिनट का होता है। तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ये हैं ड्वाइट एलन के द्वारा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है। निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल। तो क्या अर्थ है इसका, बातचीत के माध्यम से अध्यापन। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है। डिस्कवरी लर्निंग का ही तो ये है जेरोम ब्रूनर जिसको डिस्कवरी लर्निंग के उत्पत्ति का श्रेय जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूम ने व्यवहार में परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। तो ये किया है 3 क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, एक अध्यापक को छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। किस तरह वह कर सकता है, एक प्राधिकारी यानी अथॉरिटी संपन्न व्यक्ति बनकर। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, एक प्रभावी अध्यापक विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं। जो किशोरावस्था में बालक बालिकाएं होती हैं वो विद्यालय में जा कर के किस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, तो वो करते हैं भावनात्मक सहयोग की यानी इमोशनल हेल्प की। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देता है। तो ज्ञान का निर्माता। आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो ये है पाठ को सबसे रोचक बनाना।
बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ की जानी चाहिए? लोगों के बीच की जानी चाहिए। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन कराना का क्या अर्थ है? तो ये है प्रकृति के अनुरूप अध्यापन का अर्थ मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों यानी नियमों के अनुसार शिक्षित कराना, इसका ये अर्थ होता है। ये KBS PRT 2010 में पूछा गया है। विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन, विद्यालय में पत्रिका के प्रकाशन का, इन सब का उद्देश्य क्या है? तो इन सब का उद्देश्य ये है कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक ना? सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिविटी होती है उसका माध्यम उपलब्ध कराना, ताकि वो खुद से कुछ रचना करें। प्राथमिक शिक्षक के लिए किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? तो ये होता है विद्यार्थी के प्रति। ठीक है। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र खुद सोचें। समस्या समाधान उपागम, समस्या समाधान उपागम सामान्यतः कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक वाद, संज्ञानात्मक वाद। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, कक्षा में अधिगम का विकास कैसे किया जाता है? तो अधिगम का विकास कक्षा में कैसे करेंगे? आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण द्वारा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के अध्ययन के दौरान क्या सार्थकता है? तो क्या है? इससे सहभागितात्मक अभिवृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, वर्ग शिक्षक रचनावाद को अंगीकार करने के लिए किसका आश्रय लेता है? तो ये है विषय वस्तु व स्वनियोजित खोज का आश्रय लेता है। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? तो वो है एक बड़े अध्यापन कक्षा को व्याख्यान देना। ये जो है वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ाने में कम प्रभावी होगी। आगमनात्मक उपागम का समर्थन कौन करता है? तो ये करते हैं रचनावादी, रचनावादी लोग आगमनात्मक उपागम का। और ये है निगमनात्मक उपागम क्या है? तो ये है शिक्षक केंद्रित व्यवस्था। और आगमनात्मक क्या होती है? बाल केंद्रित होती है शिक्षा। इसके बाद समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं। कौन हैं? सुकरात एवं सेंट थॉमस। सुकरात एवं सेंट थॉमस क्या हैं? समस्या समाधान विधि के जन्मदाता। ये देखिए NCERT PRT 2017 में PRT पोस्टल कोड इसमें पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में ही पूछे गए हैं। तो आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है, क्या है वो? ज्ञात से अज्ञात की ओर गति का तृतीय नियम। पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? ये न्यूटन का नियम है। तो इसकी सबसे उपयुक्त विधि क्या है? आगमन विधि है। ठीक है। पहले आप इसका एग्जाम्पल दीजिए, फिर इसको समझा दीजिए। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई। तो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, किंडरगार्टन। ये लिखा जो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? तो ये खोले गए थे जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूल। फिर इसके बाद साइलेंट वे तकनीकी का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो ये है प्रत्यक्ष विधि में किया जाता है। और DSSB PRT में पूछा गया था। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यावहारिक रूप से कार्य करता है? तो ये है व्यावहारिक विधि। अपने अगले प्रश्न पे, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल। फ्रॉवेल खेल विधि का मतलब कि खेल विधि के माध्यम से सीखना। कौन से मानदंड या कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं शैक्षिक क्षमता के मानदंड। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थक पद्धति है। तो सबसे समर्थक पद्धति कौन है? अवांछनीय व्यवहार के
कारणों को जानना और उसका उपाय बताना। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। एक चयनित प्रक्रिया प्रश्न को छात्र द्वारा की आवश्यकता होती है, तो सही जवाब पहचानने की आवश्यकता होती है एक चयनित प्रक्रियात्मक प्रश्न के द्वारा। छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच कराने के लिए या जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है, तो परीक्षण प्रविधि है, छात्रों द्वारा जो एक्वायर्ड नॉलेज है। समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की कौन सी आकांक्षा होती है, तो शिक्षण समूह में विद्यार्थियों की आकांक्षा होती है पृथक विद्यार्थियों को समूह से आकर्षित करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। सहयोगी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सामूहिक परियोजना में कार्य देने चाहिए। दल शिक्षण टीम टीचिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो अमेरिका में किया गया। और इसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है, दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग। शिक्षण की नवाचार विधि यानी इनोवेटिव मेथड जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है अभिक्रमिक अनुदेशन। अभिक्रमिक। बच्चों को कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है, तो बच्चों को कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है, खेल पद्धति द्वारा बच्चों को बेहतर सिखाया जा सकता है। किस पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ाई के रूप में जाना जाता था, तो ये है सामूहिक जो पठन सामग्री होती है उस दौर में पढ़ाई के रूप में जाना जाता था। विद्यार्थियों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, तो क्यों खेलना चाहिए, वह सहकारिता का विकास करता है और दैहिक संतुलन रखता है, बिल्कुल सही बात। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या कहते हैं या क्या किया जाना चाहिए, तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारी शिक्षा का आधारभूत गुण क्या है, तो सहकारी शिक्षा का आधारभूत गुण है सकारात्मक अंतर्निर्भरता। ठीक, इसके बाद यदि दो या दो से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर शिक्षण किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रित विधि कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है। बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों का क्या अर्थ है, तो बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण की रणनीति का अर्थ देख लेते हैं। ये ऐसी रणनीतियां हैं जहां एक शिक्षक विभिन्न क्षमताओं के भिन्न भिन्न स्तरों और विभिन्न आयु समूहों के विभिन्न स्तरों के शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करता है। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है, तो सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है, तो उसका अंतर क्या है, सहकारी शिक्षा आमने सामने है और सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन है। ठीक है, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे। सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे, दोस्तों के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। और इसके बाद कार्य अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है प्रेरण करने की क्षमता को। कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है, तो कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है, इससे अधिगम में वृद्धि होती है, यानी सीखने की जो स्पीड होती है उसमें वृद्धि होती है। कक्षा में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की क्या सार्थकता है, तो ये लिखा है आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश होती है। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन करना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। नैदानिकी और रचनात्मक आकलन के दो चरण हैं, यानी अधिगम के आकलन के लिए दो चरण हैं। शिक्षा में प्रक्रम और निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है, तो शिक्षा में प्रक्रम और किसका मूल्यांकन, तो ये है धारणाएं और मूल्य का मूल्यांकन करना कठिन है शिक्षा के अंतर्गत। किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जाता है, तो प्रश्नावलियाँ। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। कक्षाओं में अधिध्रम, ये अधिध्रम क्या होता है,
कक्षाओं में अधिधर्म का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है? तो श्रव्य दृश्य उपकरणों द्वारा। स्कूल में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो स्कूल में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? विषय की समझ का स्तर स्कूल में मुख्य प्रयोजन है इसका। और साक्षात्कार के दौरान अध्यापक के किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन, इस गुणवत्ता का मूल्यांकन इंटरव्यू में किया जाना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनना चाहिए? तो कैसे बनना चाहिए? इसका अभिकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जिससे कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार होते हैं? तो ये है स्वमूल्यांकन। ठीक है, इसके असफल होने के अधिक आसार होते हैं। कक्षा में अवलोकन का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो पर्यवेक्षण की शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना। शिक्षण परीक्षा के परिणाम सुसंगत हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा विश्वस्त परीक्षण। कौन वस्तुनिष्ठ आधारित योजना शिक्षण और मूल्यांकन से सबसे कम संबंधित है? तो ये है स्पष्ट प्रशासनिक नीतियाँ। CCE कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? CCE में तो कुल कितने हैं? 40%। परीक्षार्थियों के शैक्षणिक परीक्षण की विशेष विवेचना करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी उपस्थिति का। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे, व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है। तो ये शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र। मानसिक रूप से बच्चे की ऊंचाई और वजन मापकर क्या किया जाता है? तो व्यापक स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। ये रहा मेरे इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। और इसका अगला सेक्शन EMRS से जो अन्य टॉपिक है उसका भी लेके आएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।